सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। रेनबो हेल्पलाइन। मेरा नाम है बबीता त्रिपाठी और हमारे एक्सपर्ट से मिलवाऊं उससे पहले बता दूं वो चर्चा किस विषय पर करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर। यस, अब जब बारिश शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, तो ऐसे में इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है। आप सब के लिए, हम सब के लिए, आम लोगों के लिए जो बारिश से, बाढ़ से परेशान हो रहे हैं या हो सकते हैं। और तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां की जाएं, बाढ़ आने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, इन सब पर आप सब के भी सवाल हैं। तो आप सब अपने सवालों के साथ जुड़िए और मेरे सवाल तो हैं ही। और हमारे साथ एक्सपर्ट कौन है वो मैं बता देती हूँ। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अजिंदर वालिया जी, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर NIDM यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत कर लेते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो पर। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम बाढ़ पर डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर अजिंदर वालिया जी से, और आपके साथ हूँ बबीता त्रिपाठी। जब यही बारिश इतनी ज्यादा हो जाए कि बाढ़ की स्थिति आ जाए, तब हम कहते हैं नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे। और ऐसे ही कई सारे इलाके हैं जहां पर हम कहते पाए जाते हैं और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि भाई वहां बारिश ना हो या वहां किसी तरह से बाढ़ की स्थिति ना आए, वहां बारिश कम हो जाए ताकि वहां के लोग सेफ हो जाएं। और आज इस विषय पर हम बात करने के लिए स्पेशली बैठे हुए हैं। FM रेनबो आप सुन रहे हैं, रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है, आपके साथ हूं बबीता त्रिपाठी। और बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अजिंदर वालिया जी से, और वो हैं एसोसिएट प्रोफेसर एट NIDM, और बहुत विस्तार से आपको बताएंगी कि भाई भारत में, अभी पहला जो सवाल है उसका जवाब वो देने वाली हैं कि भारत में बाढ़ की स्थिति क्या है, कितनी गंभीर समस्या है, पहले समझ लेते हैं उनसे। तो बताइए मैम। अगर हम अपने देश में देखें तो 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से जो 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो संवेदनशील है बाढ़ की तरफ। और अगर आप देखें तो औसतन हर साल हमारा 75 लाख हेक्टेयर एरिया इफेक्ट हो जाता है बाढ़ से। 1600 जाने चली जाती हैं और हमारे जो घर हैं, हमारे जो क्रॉप्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है बाढ़ में। और अगर हम देखें कि बाढ़ किन जगहों पे आ सकती है, तो आप पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो बाढ़ हमारे भारत में ऑलमोस्ट हर जगह पे आ चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ एक रेगुलर फिनोमेना है। अभी भी आप देखेंगे आसाम में बाढ़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा अगर आप देखें सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हाल ही में बेंगलोर में फ्लड्स आए थे पिछले साल, चेन्नई में फ्लड्स आए थे, केरला में 2018 में बाढ़ आई थी, गुजरात और राजस्थान तक में बाढ़ के हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलते हैं। अगर हम सेंट्रल इंडिया में आए तो पिछले साल भोपाल में भी बाढ़ आई थी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आए तो हिमाचल प्रदेश में भी पिछले साल बाढ़ हुई थी। तो बाढ़ अब पूरे ही देश में किसी भी जगह पे आ सकती है, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में। और अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मैं ये देखना चाहूं कि मतलब मैं जहां पे रहती हूँ क्या वहां बाढ़ आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो घर हैं, हमने कोई भी निर्माण किया है, क्या वो नदी के किनारे है, क्या वो लो लाइंग एरिया है जहां पे पानी आके इकट्ठा हो सकता है, क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है। अगर ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है तो कितनी भी बारिश हो बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन अगर ड्रेनेज सिस्टम चोक्ड है, जैसे कई बार प्लास्टिक से चोक हो जाता है या वेस्ट से चोक हो जाता है, तो बाढ़ आ सकती है। और जैसे कि बैंगलोर में हमने पिछले साल भी देखा था कि जो स्टॉर्म वाटर डाइक्स थे या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है हमारे कंस्ट्रक्शन से। अगर हमने किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया है तो भी बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। अभी बिहार से एक मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि MD मुजफ्फर, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि किशनगंज से हैं और बिहार में बाढ़ की स्थिति कौन नहीं जानता, बहुत प्रॉब्लम होती है, इन्होंने लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। बाढ़ में भी जैसे आसाम में हर साल बाढ़ आती है, उसी तरीके से बिहार में भी ऑलमोस्ट ये एक रेकरिंग फिनोमेना है जो हर साल आता है। और बहुत हद तक ये जो नदियां बह रही हैं बिहार में या आसाम में, जैसे ब्रह्मपुत्रा है, वो कहाँ से ओरिजिनेट
करती हैं और पानी कई बार ये जो नदियां आती हैं ये अपर एरिया से ओरिजिनेट करके प्लेन एरियाज में आके फिर बाढ़ क्रिएट करती हैं, चाहे वो बिहार हो या आसाम हो। तो ये कारण क्या होता है, बाढ़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन सब पे मैं आपसे चाहूंगी कि लोग अवेयर हों कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। सिर्फ बारिश ही है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जी बताइए। अच्छा, जैसे कि अगर हम देखें बाढ़ का, एक तरफ तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे मेल्ट कर रहे हैं और वो पानी नदियों में लेके आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम नदियों में क्या कर रहे हैं, नदियों के बिल्कुल किनारे हम अपने घर बना रहे हैं, हम रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, हम होटल्स बना रहे हैं, और जितना भी मलबा है वो सारा हम नदियों में फेंक रहे हैं। तो नदियों का जो रिवर बेड है वो तो सारा कूड़े से और मलबे से बिल्कुल ढक जाता है, तो नदियों का पानी बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा अगर ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं है, जैसे कि हमने मुंबई फ्लड्स 2005 में देखा था, ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग हो गया था प्लास्टिक के यूज से और वेस्ट से, तो हमारा बाढ़ का पानी अच्छी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। और कई बार हमने पहाड़ी इलाकों में देखा है कि हम बहुत सारे पेड़ काट देते हैं, तो पेड़ के साथ साथ ऊपरी परत जो मिट्टी की होती है वो भी निकल जाती है, तो जो मिट्टी की पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार जो नदियां होती हैं वो बिल्कुल कई बार स्टेट्स के बीच में शेयर होता है पानी, और कई बार नदियों का ओरिजिन दूसरी कंट्रीज में होता है। तो जब पानी ऊपरी इलाके से जब नीचे इलाके में आता है, और वो जो नदी है वो डिफरेंट कंट्रीज में हो या डिफरेंट स्टेट्स में हो, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से भी पानी ऊपरी स्तर से नीचे स्तर में आ सकता है। ओके, तो अभी बहुत सारी चर्चा होनी है बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र वालिया से, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर एट NIDM। सुनते रहिए अपना पसंदीदा चैनल आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली और आकाशवाणी का FM रेनबो हेल्पलाइन सुन रहे हैं आप। बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अजिंदर वालिया से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर NIDM से हैं। और आज हम बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़े इससे पहले एक कॉलर हैं, वो क्या पूछ रहे हैं वो जान लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो। हाँ जी, बबीता त्रिपाठी मैडम को रघुविंदर सिंह का नमस्कार। नमस्कार जी। रिस्पेक्टेड गेस्ट को भी सादर प्रणाम। प्रणाम सर। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपका डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। अभी गुजरात में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। तो मेरा सवाल यह है कि जब भी कोई आपदा आती है देश में, चाहे वो फ्लड हो, थंडरस्टॉर्म हो, लाइटनिंग हो, उसकी पहले से ही सूचना दे दी जाती है जी। और उसकी स्पीड भी बताते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो उससे पहले उस प्रोजेक्ट या उस आपदा को एक नाम दिया जाता है, जैसे अभी बिपरजॉय नाम दिया गया था। तो इसका लॉजिक क्या होता है जो इसको एक नाम देते हैं? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। ये समझना होगा कि जो नाम दिया जाता है, चाहे वो बिपरजॉय हो, वो नाम साइक्लोन्स को दिया जाता है। फ्लड्स, जैसे अभी हम इस टाइम फ्लड्स की बात करें, फ्लड्स में कोई नाम नहीं दिया जाता है। और साइक्लोन्स का भी एक लिस्ट ऑलरेडी बनी होती है जिसमें आदमी और औरत के नाम ऑल्टरनेटिवली लिखे जाते हैं। जैसे हमारे देश में रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर है नई दिल्ली में, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम आइडेंटिफाई करते हैं उस लिस्ट में। लेकिन जो नाम है वो साइक्लोन्स को दिया जाता है, बाढ़ को कोई नाम नहीं दिया जाता। ओके, तो चलिए इनका सवाल तो हो गया। बाढ़ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि हमने बाढ़ के खतरे और परिणाम के बारे में कुछ बातें कर ली हैं, लेकिन मैम से और डिटेल में जानना चाहेंगे कि बाढ़ मान लिया आ भी गई तो ऐसे में बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं, तो हमें बहुत सारी तैयारियां पहले से रहनी चाहिए, बहुत सारे अलर्ट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए कि हमें उसके बाद क्या करना है। तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में हमें गाइड कीजिए। हाँ जी, ज़रूर। देखिए, बाढ़ से ज़्यादा पानी, आप जहाँ पे भी आप घर में कहीं पे, तो ज़्यादा पानी आएगा आपके घर में, तो उससे पहले आपको एक ऊंचा स्थान या अपने घर का ही अपर फ्लोर थोड़ा सा खाली करके रखना चाहिए कि हो सकता है आपको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़े। अपने बिजली के जितने भी प्रकीर्ण हैं आपको उनको मेन से स्विच ऑफ करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा बंद हो जाए। और अगर
आपको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ी, बहुत पानी अंदर घर में घुस आया, तो एक छोटी सी डिज़ास्टर किट की तैयारी कर लीजिए। इस किट में वो छोटा छोटा सारा सामान होना चाहिए जो आपको 2 से 3 दिन तक अगर आपको सर्वाइव करना पड़े अपनी फैमिली के साथ, तो आप उस डिज़ास्टर किट में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बेसिस पे आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें। जैसे आप थोड़ा सा ऐसा खाना रख सकते हैं, चॉकलेट हो, गुड़ हो, चूड़ा हो, जो खराब जल्दी नहीं होता है। आपकी जो ज़रूरी मेडिसिन हैं वो रख सकते हैं। आप टॉर्च रख सकते हैं कि रात को टॉर्च में आपको ज़रूरत पड़े। पानी की बोतलें रख सकते हैं। सो ये सारी उस डिज़ास्टर किट का एक हिस्सा होना चाहिए। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब बाढ़ का पानी आता है तो बहुत सारे जो सांप और इस तरीके के इंसेक्ट्स निकल आते हैं, और स्नेक बाइट एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है बाढ़ के बाद। तो स्नेक बाइट प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी, प्रिवेंशन आपको लेनी पड़ेगी। बाढ़ के बाद पानी से जो भी रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो कॉलरा हो, वो बढ़ने के खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको अपने पीने का जो पानी है वो बहुत साफ पानी पीना चाहिए, और पानी को साफ करके इसलिए भी पीना चाहिए कि हो सकता है आपका पीने का पानी बाढ़ के पानी से दूषित हो गया हो। तो इससे आपको अपने आप को ध्यान में रखते हुए पानी को साफ करके ही पीना चाहिए, चाहे वो क्लोरीन टैबलेट्स हो या बॉइलिंग वाटर हो, किसी भी तरीका हो, वो आपको अपनाना चाहिए। ओके, एक सवाल आ रहा है एक लिसनर का, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, ये आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए। हाँ, जिया चिट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर अजिंदर वालिया जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से बहुत साल पहले मॉडल टाउन में बाढ़ आई थी, सारे घर डूब गए थे। तो ऐसे चांस दिल्ली में अभी हैं। दूसरा, ये जो जखीरा अंडरपास है और मिंटो रोड, यहाँ हर साल पानी भरता है, तो इसकी निकासी के लिए कोई आपने योजना बनाई है? फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और आपका एनडीआरएफ कोई आपस में मिलके ऐसी कार्रवाई करता है कि ये दोबारा ना देखने को मिले? हाँ जी सर, जैसा कि आपने बताया कि बाढ़ पहले भी आ चुकी है बहुत साल पहले, लेकिन अगर हमने घर वापस उसी जगहों पे बना लिए जहाँ पे पहले बाढ़ आ चुकी है, तो डेफिनेटली बाढ़ के दोबारा आने के चांसेस हो सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे स्थान हैं, जैसे मिंटो रोड का आपने एग्जाम्पल दिया जहाँ पे अभी भी पानी भर जाता है। ये जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बन चुका है, और आपको पता है कि ये लो लाइंग रोड है, यहाँ हर साल व्हीकल फंसते हैं और कई बार क्षति भी होती है। तो हमें बाढ़ के दौरान इन एरिया को अवॉइड करना चाहिए। और पानी, जहाँ तक पानी को निकासित करने का आपने क्वेश्चन पूछा, तो हर सीजन, बाढ़ के सीजन से पहले या रेनफॉल के सीजन से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सरकार है, वो ऑलरेडी ये सारा इक्विपमेंट जिससे पानी को निकासित किया जा सके, इसकी पूर्व तैयारी के साथ इसको तैयार रखती है। ओके, तो मैम एक सवाल और भी था कि जैसे बाढ़ आने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती होगी, तो किन चीज़ों का आम लोग ध्यान रखें कि उनके एरिया में बाढ़ आ सकती है, तो ऐसे में क्या क्या उनको तैयारी करनी पड़ती है, क्या करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो घर है या आपका कोई भी आपने जो निर्माण किया है, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्या वो नदी के किनारे है, क्या वो लो लाइंग एरिया में है, क्योंकि लो लाइंग एरिया भी वही होता है जो पानी के पास हो। ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे कुछ एरियाज मेट्रो सिटीज में देखा गया है कि कुछ जलाशय सूख जाते हैं और फिर उसी में कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और अगर आपने घर एक सूखे हुए जलाशय में बनाया है और जब भारी बारिश होगी तो आपका घर तो डूबेगा। तो आपको इन सब, जहां पे भी आप निर्माण करते हैं, आप देखिए कि क्या वो एरिया बाढ़ से ग्रस्त हो सकता है या वो सेफ एरिया में है। उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं भी ठीक और उस पर आप वेस्ट करके और प्लास्टिक फेंककर अगर उसको आप क्लॉग कर रहे हैं, तो आपका बाढ़ का पानी नहीं निकलेगा। और आपकी कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बेंगलुरु का एग्जांपल दिया, स्टॉर्म वाटर डाइक्स, जहां से पानी निकलना था, अगर आपने उसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया या वहीं पे कंस्ट्रक्शन हो गई, तो कहाँ से निकलेगा बाढ़ का पानी? और बाढ़ आ गई उसके बाद क्या क्या उनको ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपने आप को सेव करना चाहिए? मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि ऊंचे स्थान, फाइंड योरसेल्फ की एक सेफ प्लेस हो, अपर एरिया हो, अपर जगह हो, बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनको आप स्विच ऑफ कर दें, डिजास्टर किट की तैयारी करें। याद रखें, स्नेक बाइट हो सकता है आफ्टर द फ्लड्स, वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकती हैं, उनका ध्यान रखें।
पानी को हमेशा साफ करके पिएं, क्योंकि पानी को साफ करना इसलिए जरूरी है कि आपका पीने का पानी दूषित हो सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आपके घर में सीपेज है तो सीपेज को भी आप बिल्कुल ठीक कीजिए, ताकि पानी और ज्यादा आपके घर में बिल्कुल आके उसको ग्रस्त ना कर दे। ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको बाढ़ के बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा और बाढ़ के पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा। सुनते रहिए अपना पसंदीदा चैनल आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, और हम सुन रहे हैं एक साथ मिलकर कर रहे हैं शो रेनबो हेल्पलाइन, और आप सब भी जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ। बात कर रहे हैं बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर डॉक्टर अजिंदर वालिया से, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में। तो उनसे हम अब आगे की बात करें उससे पहले एक सवाल हमसे लेकर जुड़े हैं हमारे एक लिसनर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए। हाँ जी, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ जी, वालिया मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जो एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट है गांधीनगर, हम यहाँ रहते हैं। तो पहले बुजुर्ग बताते थे 1952 से पहले अगर यहाँ पानी आ जाता था, जमुना का बाढ़ आ जाती थी। जब से 1952 में ये बांध बनाया, पुस्ता जिसको कहते हैं, दिल्ली को पूरा उसने बचा के रखा हुआ है। अगर ये पुस्ता ना बना होता, ये परमानेंट एक सुधार हुआ था, तो उसकी वजह से ये मार्केट एशिया में सबसे बड़ी मार्केट बन पाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असम और बिहार में ऐसा कोई परमानेंट रास्ता सुधार सरकार की तरफ से नहीं बन सकता कि जो वहाँ परमानेंट सुधार हो और बांध बनाए जाए और पानी को रोक के और गाँव में ना पानी जा पाए, जिससे वहाँ पे आने वाले समय में वहाँ पे भी तरक्की और काम धंधे अच्छे पनपे और खेती भी नुकसान ना हो। ये सरकार को देखना पड़ेगा। ये हर साल हम सुनते हैं कि यहाँ बाढ़ आई और उधर बाढ़ आई। बिहार और असम में तो मेन है, ब्रह्मपुत्र का पानी चाइना से आता है, चाइना वाला जानबूझ के छोड़ता है, ये भी आप सब जानते हैं। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगी मैं। देखिए, बिहार का ज्योग्राफिक एरिया और दिल्ली का ज्योग्राफिक एरिया में बहुत फर्क है। और जैसा कि आपने बोला है कि आपने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ब्रह्मपुत्र का कि ये चाइना से आता है और पानी, तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि जो एक किसी भी नदी का ओरिजिन उस ज्योग्राफिक एरिया में नहीं होता है जहां पे आप कंट्रोल कर पाए। कई बार वो स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर होता है, तो वो सारा फिनोमिना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पानी कब छोड़ा जाए उस डैम से, कई बार ऐसा होता है स्टेट्स ही एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इन्होंने बगैर बताए पानी छोड़ दिया और पानी नीचे आ गया। और अगर आपको याद हो तो केरला फ्लड्स 2018 में भी डैम से पानी छूटने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि मतलब एक कंसर्न ये आया था या एक तरीके का कमेंट ये था या एक व्यू पॉइंट था कि अगर पानी बांध से नहीं छोड़ा गया होता तो नीचे के एरियाज में फ्लडिंग नहीं थी। लेकिन ऊपर वाले बांध में पानी फुल कैपेसिटी में भर चुका था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो ये डैम मैनेजमेंट भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। कई जगह पे बाढ़ रुक जाती है इससे, कई जगह से नहीं भी होते, इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसका कोई क्लियर कट, दिल्ली में ये आपके मार्केट को इन्होंने बचा के रखा, लेकिन इसका ये कोई बहुत ही क्लियर कट आपको सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा इसके। और ऐसा भी है, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, भारी वर्षा एक प्राकृतिक फिनोमिना हो सकता है, लेकिन दो जगहों पे वही भारी वर्षा जरूरी नहीं है बाढ़ भी लेकर आए। अगर कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम और बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है और वो लो लाइंग एरिया में नहीं है, वहां पे भारी वर्षा बाढ़ नहीं लेके आएगी। लेकिन यहीं पे अगर छोटी छोटी गलियां हैं, नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम चोक्ड है और लो लाइंग एरिया में बना है, तो वहां पे बाढ़ आएगी। तो भारी वर्षा एक जोखिम है और जो बाढ़ है वो आपदा है। अब आपको ये देखना है कि जोखिम को आपदा में बनने के लिए हम लोग क्या कोई रोल तो नहीं प्ले कर रहे हैं। अगर हम अपना जो काम है अच्छे से निभाएं तो हो सकता है वो जो जोखिम है आपदा में परिवर्तित ना हो। मैम, एक और सवाल आ रहा है इटावा से। बाढ़ आने पर घर परिवार से लोग दूर हो जाते हैं और ऐसे में जब खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाएं तो किस तरह से अपने लिए खाने की व्यवस्था की जाए? और सबसे बड़ी समस्या कि घर पानी में डूबे होते हैं, तो इस समस्या का समाधान क्या है?
मैंने पहले भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने एक डिजास्टर किट की आपको बात की थी कि डिजास्टर किट में आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 से 3 दिन तक आपकी सर्वाइवल की सारी चीजें हों, जिसमें खाना भी ऐसा हो जो वो खराब ना हो, आपके 3-4 दिन तक चल जाए, पानी की बोतलें हों, आपकी जरूरी मेडिसिन हों, टॉर्च हो, या कोई भी ऐसी चप्पलें हों, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी हों, उस किट में आप तैयार करके रखिए। और जब भी आपको इवैक्यूएट करने की जरूरत हो तो वो उस किट को अपने साथ लेके चलिए। और ऐसा भी है कि गवर्नमेंट जब इवैक्यूएट भी करती है लोगों को तो वहां पे शेल्टर्स होते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों जिनको वो शेल्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे खाने पीने की व्यवस्था की जाती है जो इवैक्यूएटेड कम्युनिटी होती है। एक सवाल आ रहा है कि बिहार से इन्होंने कहा है कि एमडी मुजफ्फर हैं और इन्होंने लिखा है कि मेरा घर नदी के पास है, बाढ़ के समय कोई नहीं आता मदद करने के लिए। और मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि मदद के लिए क्या क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या क्या प्रबंधन के लिए उपाय किए जाते हैं, आप उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए। अब हम शुरू से यही बोल रहे हैं कि घर नदी के किनारे मत बनाइए, लेकिन जब हम बाहर होटल्स में भी ठहरते हैं तो हम सबको नदी का एक अच्छा व्यू चाहिए, समुद्र का अच्छा व्यू चाहिए। तो वो कहते हैं कि नेचर हैज इनफ फॉर अ मैन्स नीड्स बट नॉट इनफ फॉर हिज ग्रीड। तो हमने अपने इस सुंदर वातावरण के लालच में अपने घर नदियों के, तो हमारा तो वो एरिया बाढ़ के लिए संवेदनशील होगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट करती नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों पे प्रबंधन, जैसे हर बाढ़ के सीजन से पहले गवर्नमेंट ये देखती है कि नदियों के जो एम्बैंकमेंट्स हैं क्या वो ठीक है कि नहीं, उनको मरम्मत की जरूरत है कि नहीं है। ड्रेनेज की इम्प्रूवमेंट करती है, ड्रेनेज की जो अगर साफ सफाई की जरूरत हो वो करती है। शेल्टर्स जहाँ पे अगर इवैक्यूएट करना पड़े कम्युनिटी को तो वो ये इंश्योर करती है कि वो शेल्टर्स अच्छी सिचुएशन में हो जहाँ पे कम्युनिटी को इवैक्यूएट करके ले आया जाए। और अब बहुत सारे बाढ़ से ग्रस्त एरिया है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं जहाँ पे नदियों को साफ करने की प्रक्रिया, जो ये बहुत सारा मलबा नदियों में चला जाता है और फिर नदियों की जो पानी को रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है और पानी बाहर आ जाता है, तो ड्रेजिंग ऑफ दीज वाटर बॉडीज, ये जितने भी आपके जलाशय हैं, आपकी नदियां हैं, इन सबको साफ करने के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट खाली बाढ़ के बाद नहीं पर बाढ़ के पहले भी बहुत सारे प्रिपेयर्डनेस मेजर्स लेती है ताकि उससे कम नुकसान हो। तो बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर इसी तरह से हम बात करते रहेंगे और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, बात करेंगे कि बाढ़ की स्थिति में किस नंबर पर कॉल करें, कैसे मदद ली जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना पहले से, और नंबर्स नोट करना भी आपका बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वो सब नोट करने के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और FM रेनबो पर चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। समय बहुत कम है, चलते चलते एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून फ्रॉम गुड़गांव जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ईयर आफ्टर ईयर यहाँ पे गुड़गांव में ड्रेनेज इशू बढ़ता जा रहा है, पानी का रुकावट काफी ज्यादा है, तो ये कुछ फ्यूचर के लिए गलत साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। देखिए, आपदा और विकास का एक बहुत गहरा नाता होता है। अगर आपने विकास अच्छे ढंग से किया तो आपदा नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने विकास ऐसा किया कि आप आपदा को निमंत्रण दे रहे हैं तो उसमें मुश्किल आ सकती है। अब बहुत सारी मेट्रो सिटीज हों, चाहे आपके ये जो NCR रीजन हो, हमने यहाँ पे किस तरीके का विकास किया है। हमने पेड़ काट काट के सोसाइटीज बनाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो पानी को तो निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है। और ऊपर से हमारा जो रहना सहना है उसमें जिस तरीके का हम वेस्ट डंप करते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम में, और प्लास्टिक्स का जितना यूज है वो ड्रेनेज सिस्टम को भी चोक करता है। और NCR रीजन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें अक्रॉस दिल्ली, दूसरे बॉर्डर्स पे भी जाएं, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो इतनी लूज हो गई है। मिट्टी अगर आप पानी भी डालें तो नॉर्मल वाटर भी वो मिट्टी सोक नहीं कर पाती है, और वहां पे हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। तो उस वजह से जो गुड़गांव में हो रहा है ये वाटर लॉगिंग का इशू बहुत बड़ा है, हर साल होता है, और हमने इसको सही विकास की वजह से ये प्रॉब्लम आई है हमारे पास, तो ये आगे भी खतरा बन सकता है। मैम, हेल्पलाइन नंबर जैसे बाढ़ की स्थिति में
मैंने बात किया था कि इस पर चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो कहाँ कॉल करें, किस तरह से हेल्प मांगे। देखिए, हर एक स्टेट में हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप संवेदनशील एरिया में रह रहे हैं, तो इससे पहले आप इंटरनेट पे जाके जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लें। क्योंकि जैसे अगर हम दिल्ली में देखें 1077 या 1070 हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का अपना हेल्पलाइन नंबर है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना हेल्पलाइन नंबर रहता है। इसी तरीके से हर स्टेट के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। तो कई बार वो फ्लड कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर के नाम से भी जाना जाता है, कई बार डिजास्टर इमरजेंसी सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप नेट पे जाके इन सारे नंबर्स को चेक कर लें और नोट डाउन कर लें। मैम, आप स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमने बात की बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर डॉक्टर अजिंदर वालिया से, जो कि है एसोसिएट प्रोफेसर NIDM में। और इसी के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी बहुत जल्द किसी न किसी मोड़ पर। तो फिलहाल आप सुनते रहे FM रेनबो, दिल से दिल तक।